गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग 12th क्लास। माई सेल्फ कैलाश चोटिया, मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि आप परिचित है, और जो रतनगढ़ का जो सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कक्षा 12 में पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको अध्ययन कराया जा रहा है। जैसा कि बच्चों आपका चौथा पाठ है संसद के भाग या संसद का अंग, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। भारत में शासन, लोकसभा और राज्यसभा। भारत में शासन है, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में आपने देखा है। आज हम संसद की शक्तियों का वर्णन करेंगे, संसद की शक्तियों को समझने की कोशिश करेंगे। आज यह अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। जिन्होंने काम कर लिया है वो अपनी कॉपियाँ स्कूल में भेज दें ताकि मैं चेक कर सकूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि स्कूल में शीघ्र अतिशीघ्र है वो अपनी कॉपियाँ भेजें, जिससे कि आपकी कॉपियों को समय से चेक किया जा सके, समय से चेक है वो हो जाए। जैसे कि बच्चों आपको पता है, मैंने आपको लोकसभा और राज्यसभा के गठन के बारे में बताया था। आज हम लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियाँ और संसद के कार्य और शक्तियाँ हैं, उनका अध्ययन करेंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि बच्चों आपको पता है, संविधान का अनुच्छेद 83 कहता है, हमें बेनीवाल ध्यान से अनुच्छेद अच्छे से याद करने। संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल अपनी प्रथम बैठक से 5 वर्ष होगा। लोकसभा का कार्यकाल है अनुच्छेद 83 के अनुसार, लोकसभा का कार्यकाल है वो अपनी प्रथम बैठक से, प्रथम बैठक जब वो मीटिंग होती है उससे उसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया है। लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। लोकसभा कार्यकाल है वो 5 वर्ष है वो रखा गया है। जैसे कि बच्चों आपको पता है, 5 वर्ष की समाप्ति पर लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाती है। जब 5 वर्ष होते हैं तो लोकसभा है वो स्वतः ही भंग हो जाती है और लोकसभा के लिए नए चुनाव है वो होते हैं। तो प्रति 5 वर्ष हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष होने पर लोकसभा अपने आप भंग हो जाती है और लोकसभा के चुनाव होते हैं, जिसे हम प्रधानमंत्री का चुनाव भी कहते हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव के द्वारा हम प्रधानमंत्री का चयन करते हैं। प्रधानमंत्री है वो उसका निर्वाचन करते हैं। जैसा कि आपको बच्चों पता है, अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि वो एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुच्छेद 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 कहता है कि राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वह लोकसभा को कभी भी भंग कर सकता है, लोकसभा की कभी भी समाप्ति कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन ऐसा वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल में जब भी देश में इमरजेंसी हो, देश में आपातकाल लग जाए, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में, यह देश के लिए खतरा पैदा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा कार्यकाल है वो एक समय में 1 वर्ष से अधिक है वो नहीं बढ़ाया जा सकता। एक समय में अधिक वर्ष से ज़्यादा नहीं उसको बढ़ाया जा सकता। पहली लोकसभा का गठन है वो अप्रैल 1952 में हुआ था, जबकि वर्तमान में 16 लोकसभा है जिसका गठन मई 2014 में हुआ था। अब 17वीं लोकसभा है, अब 17वीं लोकसभा है जिसका गठन 2019 में हुआ था, जिसका गठन है वो पिछले साल 2019 में हुआ था। 16वीं लोकसभा गठन मई 2014 में हुआ था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है के नेतृत्व में बीजेपी बहुमत को पार करके आई थी। और मई इसके बाद में 2019 में भी चुनाव हुए थे, जिसमें पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी है वो बहुमत लेकर वापस सत्ता में आई थी। अब हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 93, अनुच्छेद को अच्छे से याद करना है, अनुच्छेद को अच्छे से याद करना है। अभी मैंने आपको अनुच्छेद 85 बताया था। अनुच्छेद 85 क्या है कि राष्ट्रपति कभी भी लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 93 के अनुसार, अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। राजनीतिक रूप से निश्चित होता है कि अध्यक्ष उसी दल का होता है जिसकी सरकार होती है, जिसको लोकसभा में बहुमत होता है। उपाध्यक्ष के रूप में परंपरा स्थापित हुई है कि विपक्षी पार्टी का होता है, यद्यपि ऐसी कोई जरूरी नहीं। अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र है वो अध्यक्ष को दे सकता है। लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के
बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसा प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन तक 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाना आवश्यक है। यदि हम लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए 14 दिन पहले प्रस्ताव लाना है वो आवश्यक है। प्रस्ताव है, उसकी सूचना है, उसको मिलना जरूरी है। अध्यक्ष सदन की कार्रवाई का संचालन करता है, वह सदस्यों को बोलने का समय देता है। कोई भी विषय जिसे सदन में मतदान के लिए रखा जाता है उस पर मतदान करवाया जाता है। अध्यक्ष के नेतृत्व में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी के नेतृत्व में लोकसभा में मतदान कराया जाता है। लोकसभा में मतदान है वो लोकसभा की अध्यक्ष की उपस्थिति में होता है। यदि बराबर मत आ जाए तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। वह सत्र को स्थगित करने का अधिकार रखता है, अर्थात स्पीकर है वो सदन की बैठक कुछ समय के लिए, लोकसभा का अध्यक्ष है वो सदन की बैठक को कुछ समय के लिए या कुछ दिन के लिए स्थगित कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन सत्रावसान करने का अधिकार नहीं है। सत्रावसान करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति का होता है। अध्यक्ष सदन में दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निर्योग्यता के बारे में फैसला लेता है। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 110 जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा, संविधान के अनुच्छेद 110 क्या कहता है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय है वो लोकसभा का अध्यक्ष है वो करता है। कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है नहीं है, इसका फैसला है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, उसका फैसला है वो अंतिम माना जाता है। अब आज हम सदन के कार्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला कार्य है विधि निर्माण। जैसा कि आपको पता है बच्चों, सरकार में जो व्यवस्थापिका होती है जिसे हम लेजिस्लेचर कहते हैं, उसका प्रमुख कार्य है वो कानून निर्माण ही होता है। कानून निर्माण करना है वो सदन का प्रमुख कार्य होता है। सदन का जो प्रमुख कार्य है वो विधि या कानून निर्माण करना है। विधि या कानून निर्माण है वो संसद करती है। संसद भारत की व्यवस्थापिका है, उसका मुख्य कार्य विधि निर्माण करना है। भारत में आपको पता है जैसे बच्चों संघात्मक व्यवस्था है जिसके तहत संघ और प्रांतों में अलग अलग विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से केंद्र और प्रांतों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अनुसार संघ सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है भारतीय संसद को है, लेकिन और इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है। और इसके अतिरिक्त जो अंतर्निष्ठ विषय हैं उस पर भी कानून है वो बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पर भी कानून निर्माण का अधिकार है वो संसद को प्राप्त है। राज्यों को सौंपे गए राज्य सूची के विषय से संबंध में भी वह संसद है वो कानून बना सकती है। कानून बनाने के संबंध में को साधारण विधेयक कहते हैं। यह विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसे सरकारी विधेयक कहते हैं, जबकि साधारण सदस्यों के द्वारा रखा जाता है उसे गैर सरकारी सदस्य या गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। विधेयक के प्रत्येक सदन में 3 वाचन होते हैं। नियत समय पर सदन से संबंधित सदस्य खड़े होकर प्रस्ताव करते हैं कि वे विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाए। जैसे कि आपको बताया कि 3 वाचन होते हैं। विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति दोनों सदनों में पारित होने पर कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, कोई भी विधेयक है वो विधेयक तब तक रहता है जब तक कि राष्ट्रपति के साइन नहीं हो जाते। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद ही कोई भी विधेयक है वो कानून बन पाता है, कोई भी विधेयक है उसे कानून का दर्जा मिल पाता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कोई भी विधेयक है वो कानून का रूप है वो धारण कर लेता है। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति से पहले तक कोई भी विधेयक वो विधेयक रहता है, जबकि राष्ट्रपति की स्वीकृति के मिलने के बाद वह विधेयक है वो कानून बन जाता है। भारत की संसद को भी अभिन्न अंग है। संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने पर भी कोई विधेयक है वो कानून बनता है। राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को भेज सकता है, लेकिन यदि संसद बिना संशोधन किए उस विधेयक को पारित कर दें तो ऐसी स्थिति में संविधान का अनुच्छेद 111 कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकता है। अनुच्छेद याद रखना 109, 110, 111 अमित शाह और बेनीवाल विशेष रूप से ध्यान रखना बच्चों। अनुच्छेद 109, 110 और 111। अनुच्छेद 111 क्या कहता है कि राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि संसद के दोनों सदन बिना किसी संशोधन के उस विधेयक को पुनः पारित करके
राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है वो जटिल है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ ही समाप्त होती है। लेकिन संसद का यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, उसके द्वारा संसद है वो लोगों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करती है। यह आश्चर्य की बात है कि देश में मुसलमान और ईसाइयों के लिए सामाजिक, धार्मिक और जीवन के लिए कानून निर्माण का अधिकार है, वो संसद को प्राप्त नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं नीति निर्देशक तत्व को अनुच्छेद 44 के द्वारा राज्य का प्रमुख कर्तव्य घोषित किया गया है। जैसे कि आपको पता है भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने भी अनेक बार समान नागरिक संहिता के बारे में, स्थापना के बारे में निर्णय दे चुकी है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। धन विधेयक पारित करना, जैसे संसद का प्रमुख कार्य है धन विधेयक को पारित करना। कोई भी धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, राज्यसभा में नहीं। ध्यान में रखना, कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक है वो लोकसभा में, धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान मांगे, बजट, ये सब लोकसभा में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लोकसभा में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से जो वित्त मंत्री है वो धन विधेयक या वित्त विधेयक या बजट को प्रस्तुत करता है, लोकसभा में उसे प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में वर्णन है, जबकि अनुच्छेद 110 के बारे में इसे परिभाषित किया गया है। कोई भी धन विधेयक या वित्त विधेयक है वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा उसे केवल 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन अगर 14 दिनों तक यदि उसे पारित करके वापस नहीं भेजती है तो वह दोनों सदनों में पारित हुआ माना जाता है, दोनों सदनों में पारित हुआ समझा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोकसभा में पास किए जाने पर वह विधेयक राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा के लिए विधेयक उसी प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना अनिवार्य है। यदि 14 दिन में यदि नहीं लौटाया जाता तो वह दोनों सदनों में पारित माना जाता है। धन विधेयक अनिवार्य रूप से सरकारी विधेयक ही होता है, गैर सरकारी विधेयक नहीं होता। जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 109 में वित्त विधेयक या धन विधेयक की प्रक्रिया है, जबकि इसमें 110 में इसे परिभाषित किया गया, 110 में इसे परिभाषा के रूप में रखा गया है। जैसा कि आपको बताया गया बच्चों, अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष ही ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। कोई भी धन विधेयक है, वित्त विधेयक है, लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा में पारित होने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा उसमें 14 दिन तक रोक सकती है। 14 दिनों तक यदि वह पारित नहीं करती तो वह विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाएगा, दोनों सदनों में पास हुआ वो माना जाता है। तीसरी शक्ति है संविधान संशोधन का कार्य। संविधान देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आवश्यकता की पूर्ति का उपकरण है। आवश्यकता में परिवर्तन के अनुसार संविधान में बदलाव भी जरूरी होते हैं। आवश्यकता में परिवर्तन के हिसाब से संविधान में बदलाव करने बहुत जरूरी है। और संविधान में जैसे कि आपको पता है भारतीय संविधान है वो कठोरता और कोमलता का मिश्रण है। इसे हम कठोर और कोमल संविधान भी कहते हैं। भारतीय जो संविधान है वो कठोर और लचीला दोनों है, कठोर और लचीला दोनों है। ब्रिटिश संविधान जहाँ सबसे लचीला है वहीं अमेरिका का संविधान सबसे कठोर उदाहरण है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संसद को है प्राप्त है। भारतीय संविधान में जो संशोधन करने की प्रक्रिया है उसकी शक्ति संसद को प्राप्त है। और संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन के बारे में प्रक्रिया है वो समझाई गई है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार है वो संविधान में संशोधन है वो किया जा सकता है। इसके अंतर्गत संविधान में संशोधन है 2 प्रकार से होता है। संविधान में अधिकांश धाराओं में परिवर्तन है वो प्रत्येक सदन की कुल संख्या के बहुमत से या उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों की कम से कम 2/3 बहुमत से प्राप्त होता है। परंतु यदि कोई संशोधन जिसमें संघ और राज्य की व्यवस्थापिका शक्ति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है तो संसद के राज्य के प्रतिनिधित्व स्वयं अनुच्छेद 368 के अनुसार यह तब होता है जब संविधान में संशोधन के लिए, विधेयक के लिए संसद के विशेष बहुमत के साथ आधे राज्य की विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक है। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया है अनुच्छेद 368 कहता है कि भारतीय संविधान में संशोधन वो 3 तरीके से होते हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा
2/3 बहुमत से, साधारण विधेयक से, साधारण या बहुमत से, 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों विधानमंडल की स्वीकृति द्वारा संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है और दोनों सदनों द्वारा अलग अलग इसे पारित करना जरूरी है। इसे संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं होता। दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद संविधान संशोधन है वो राष्ट्रपति के लिए हस्ताक्षर के लिए पारित समझा जाता है और संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उस पर राष्ट्रपति है वो पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, उसके लिए उस पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। वो उस पर राष्ट्रपति है वो हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता। चौथी हमारी जो शक्ति है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। जैसा कि बच्चों आपको पता है भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके अंतर्गत जो सरकार है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जो जनता के प्रतिनिधि है वो संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय संसद विभिन्न तरीकों से कार्यपालिका को नियंत्रित करते हैं। जैसे कि आपको बच्चों पता है भारत में जो सरकार है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद के सदस्य सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न, कामरों प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाते हैं, सरकार की शक्तियों को अनियंत्रित होने से रोकते हैं। लेकिन कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद नियंत्रण की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा ही सरकार पर अधिकतर नियंत्रण करती है और जो भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है वो लोकसभा में लाया जा सकता है। तो संसद के सदस्य सरकार के सदस्यों से प्रश्न पूछकर पूरक प्रश्न, कामरों प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव और सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो लोकसभा में लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव है उसके द्वारा सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाती है, सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करती है। इस प्रकार हमने देखा कि बच्चों कि विश्वास प्रस्ताव या अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, विश्वास का प्रस्ताव प्रधानमंत्री संसद में प्रस्तुत करते हैं, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और सदस्यों के इसे पक्ष में मत देकर पारित करने का आग्रह किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद को अपने पद से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव है वो मंत्री परिषद को या प्रधानमंत्री को उसके पद से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अविश्वास प्रस्ताव है जिसके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा है वो लोकसभा है वो सरकार को हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, इसे लोकसभा में लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता। जो अविश्वास प्रस्ताव है इसे लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता, क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि है वो जनता के लोकप्रिय सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वैसे संसद के सदस्य जो सरकार से प्रश्न पूछकर पूरे प्रश्न, कामरों प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव के द्वारा नियंत्रित करते हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव की जो शक्ति है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यह शक्ति है वो लोकसभा को प्राप्त है। अविश्वास प्रस्ताव पारित करके लोकसभा वो किसी भी सरकार को हटा सकती है। इसके द्वारा इसके पारित होने पर दोनों सदनों का परिणाम मंत्री परिषद को उसके पद से हटना अनिवार्य है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्री परिषद को उसके पद से हटाने के लिए विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विश्वास मत के पारित न होने पर, अविश्वास मत के पारित होने पर, विश्वास मत के पारित न होने पर और अविश्वास मत के पारित होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको आज संसद की शक्तियों के बारे में बताया, विधि निर्माण की शक्ति, संविधान में संशोधन की शक्ति, बजट को या वित्त विधेयक को पारित करना और कार्यपालिका की नियंत्रण की शक्ति के बारे में मैंने आपको बताया है, समझाया है। अच्छे से समझ गए होंगे आप। अच्छे से इसको अनुच्छेद को अच्छे से याद करना है। अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111 इनको अच्छे से याद करना। अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85 इनको आपको अच्छे से याद करना है, लिखना है, फेर कॉपी में काम करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।